हेलो बच्चों। देखो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वन हाफ नियम और उससे संबंधित सवाल जो कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे गैस की द्रव में विलेयता। अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे, गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता। अब हम आज ये चीज़ पढ़ेंगे। हम लोगों ने ठोस की द्रव में विलेयता पढ़ी है। कोई भी ठोस है जैसे चीनी, कोई भी द्रव है जैसे जल, चीनी को जल में डालो घुल जाएगी, यानी कि चीनी की जल में विलेयता है। सेम ऐसे ही गैसें भी द्रव में घुलती हैं। और अगर गैस द्रव में घुल रही है तो फिर गैस की द्रव में विलेयता होगी कि नहीं होगी? तो गैस द्रव में घुलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो पीने में जैसे उसका ढक्कन खोलते हो एक गैस निकलती है। जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक गर्म होगी वैसे उसकी गैस निकल जाएगी, और जब गैस निकल जाएगी तो कोल्ड ड्रिंक का स्वाद बदल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, यानी कि गैस द्रव में घुल सकती है। तो हम वही गैस की द्रव में विलेयता के बारे में जानेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे हेनरी। कौन थे? हेनरी। उन्होंने गैस की द्रव में विलेयता से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया था जिसको हम कहते हैं हेनरी का नियम। क्या कहते हैं? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। हेनरी ने एक नियम दिया जिसको बोलते हैं हेनरी का नियम। हेनरी ने बताया क्या? हेनरी ने कहा कि जैसे कोई एक पात्र लो, उसमें अगर कोई एक द्रव ले लो, ये क्या भरा हुआ है? ये है द्रव, और इसमें कोई भर लो गैस। अगर अब गैस अपने आप तो घुलने वाली है नहीं, क्या करेंगे? यहाँ से दाब डालेंगे। ये है पिस्टन। पिस्टन से दाब डालेंगे, इसमें दाब, जब इस पर दाब डालेंगे तो ये दाब पड़ेगा, ये गैस दाब डालेगी इस विलयन पे। जितना ज़्यादा दाब डालेगी उतना ही ज़्यादा ये विलयन में घुलेगी, द्रव में घुलेगी। दाब डालेगी तभी घुलेगी, दाब नहीं डालेगी तो नहीं घुलेगी। जितना ज़्यादा दाब उतना ज़्यादा विलेयता। यानी कि किसी भी गैस की जो विलेयता होती है, विलेयता यस, वो समानुपाती होती है किसके? दाब के। ये जो दाब, आंशिक जो दाब यहाँ पे डाला गया, ठीक। तो इसी बात को हेनरी ने लिखा था कि स्थिर ताप पर क्या होता है? स्थिर ताप पर इन्होंने बताया था कि किसी गैस, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता क्या होती है? विलेयता द्रव पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी कि विलेयता जो होती है वो समानुपाती होती है आंशिक दाब के। तो विलेयता बराबर एक कांस्टेंट जोड़ देंगे के, यहाँ सफिक्स में आ जाएगा पी। यहाँ पे के क्या है? के एक स्थिरांक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो हेनरी से संबंधित है तो यच लगा देते हैं, तो समझ में आएगा नहीं? हेनरी वाला निर्धारक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ यस, यस क्या है? गैस की द्रव में विलेयता है। पी क्या है? गैस का द्रव में आंशिक दाब है, ठीक। और अगर हम के एच की बात करें तो के एच क्या है? ये हेनरी नियम स्थिरांक है। के एच एक स्थिरांक है जिसे हेनरी नियम स्थिरांक कहते हैं।
इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक तो निकाल सकते हो। के एच बराबर क्या होता है, के एच बराबर ये हो जाएगा यस अपॉन पी। यस का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और नीचे पी है तो पी का वायु मंडल, यही तो है। तो एक साथ में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, तो हम लिख सकते हैं लीटर का इनवर्स और फिर वायु मंडल इनवर्स होता है। तो ये हो गया तुम्हारा हेनरी का नियम। फिर हेनरी के नियम को हम मोल प्रभाज के पदों में भी लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ऐसा कुछ, हेनरी नियम को निम्न प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये मूल प्रभाज के पदों में भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी देखो, स्थिर ताप पर अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा इस जगह पे कि किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है, अगर गैस द्रव में घुल रही है तो घुलने वाली गैस का जो आंशिक दाब है वो समानुपाती होगा किसके, गैस का विलयन पर जो मोल प्रभाज होगा उसके। गैस विलयन में घुली तो गैस का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं ना, वो मोल प्रभाज समानुपाती होगा आंशिक दाब के, जितना ज़्यादा मोल प्रभाज उतना ज़्यादा आंशिक दाब, यानी कि P इज इक्वल टू एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, यक्स कांस्टेंट जो जोड़ा गया है, चूंकि हेनरी वाला है ना तो यहाँ पे हम एच लगा सकते हैं। तो यहाँ पे P इज प्रोपोर्शनल टू यक्स, यानी कि इसको अगर हम शब्दों में लिखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि किसी गैस का विलयन में मोल प्रभाज, क्या लिखेंगे, किसी गैस का विलयन में मोल प्रभाज क्या होता है, विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मोल प्रभाज से इसका संबंध है, आंशिक दाब समानुपाती होता है किसके, उसी गैस का आंशिक दाब समानुपाती है गैस के मोल प्रभाज के, विलयन में गैस के मोल प्रभाज के, सिंपल सी बात। तो ये हेनरी का नियम है और हेनरी के नियम की ये दो रूप, ये हम लोगों ने यहाँ पे इनको समझा। अब इसके बाद में हम और नई चीज़ देखते हैं, एक आदर्श विलयन। हम लोग पढ़ लेते, थोड़ा सा जान लेते हैं आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन, अगर कोई विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन कर रहा है तो उसको हम आदर्श विलयन बोलेंगे। यानी कि क्या कहेंगे हम, कि वे सभी विलयन, कोई भी विलयन हो, वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अगर ऐसा कोई भी विलयन हो जो राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन कर रहा हो उसको हम बोलेंगे आदर्श विलयन। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर कोई गैस राउल्ट के नियम का पालन कर रही है, चलो एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे तुम लोगों ने बेंजीन का नाम तो सुना ही है,
वाह, टॉलुइन का नाम सुना है? टॉलुइन, बेंजीन व टॉलुइन का मिश्रण, बेंजीन और टॉलुइन का जो मिश्रण होता है वो सभी अनुपातों में, किसी अनुपात में दोनों को मिला दो, सभी अनुपातों में क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और जब पालन करते हैं तो क्या होगा? अतः ये आदर्श विलयन है। ठीक, बेंजीन, बेंजीन का मतलब वही, ये बेंजीन पढ़ा है ना। टॉलुइन, टॉलुइन का मतलब क्या होगा? ये टॉलुइन, एक C3 चाहे जहाँ जोड़ दो, चलो यहाँ पे जोड़ दिया, ये तुम्हारी टॉलुइन है और ये तुम्हारी बेंजीन है। इन दोनों का विलयन, इन दोनों को मिला के विलयन बना दो, किसी भी अनुपात में, कौन कम ज़्यादा कुछ भी कर दो, तो जो मिलाओगे वो विलयन बन के तैयार होगा, वो आदर्श विलयन ही होगा, वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा ही। ठीक, फिर इसके बाद में अगर हम देखें एक नोट लिखें, अगर नोट में हमें कुछ अलग बात जानना चाहते हैं, देखो डाल्टन का आंशिक दाब हमको पता है, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, तो डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी गैसीय मिश्रण हो, उसमें कोई भी गैसीय मिश्रण, उस गैसीय मिश्रण का कुल दाब बराबर होता है उस गैसीय मिश्रण में उपस्थित घटक गैसों के आंशिक दाब के। अगर मान लेते हैं दो गैसें हैं ए और बी, दोनों आपस में मिल गई हैं, तो दोनों का मिश्रण लिया तो कुल दाब P बराबर होगा ए का आंशिक दाब और प्लस बी का आंशिक दाब, इसी के तो बराबर होगा। ये तो डाल्टन ने कहा था। इसी को हम अगर राउल्ट के आधार पर देखें, राउल्ट नियम से इन्होंने दिया था, डाल्टन ने दिया था गैसों के लिए, किसके लिए दिया था? गैसों के लिए। लेकिन राउल्ट ने किसके लिए दिया है? राउल्ट ने दिया है विलयन के लिए। तो विलयन के लिए क्या होगा? विलयन के लिए सीधा ये लिखेंगे, यानी कि P इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं KA इंटू XA, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो KA रॉन्ग हो गया, PA इंटू XA प्लस PB इंटू XB, लिख सकते हैं PB इंटू XB। तो यहाँ पे ये एक बार और साफ साफ P इज इक्वल टू PA, A का आंशिक दाब इंटू XA प्लस P आंशिक दाब B का है और इंटू XB, B का मोल प्रभाज्य। ये दोनों का ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डाल्टन के नियम के आधार पर होता है, वैसे ही राउल्ट के नियम के आधार पर भी होता है कि कोई भी द्रव मिश्रण है, उसमें दो पदार्थ मिले हुए, किसी द्रव में क्या हुआ है? दो पदार्थ मिले हुए हैं, तो दोनों पदार्थों में का जो कुल दाब होगा, दोनों पदार्थों का कुल दाब होगा, मिश्रण में दोनों पदार्थों का कुल दाब होगा, वो बराबर होगा दोनों के आंशिक दाबों के योग के। तो पहले का आंशिक दाब, इसकी जगह में PA की जगह में लिख सकते हैं PA नॉट XA, PB नॉट XB, ऐसे। तो ये हो गया राउल्ट के नियम से। तो ये बताया, ये है आदर्श विलयन के आधार पर यहाँ पे राउल्ट ने कुछ बताया था, जिसको सामान्य रूप से जानकारी रखेंगे इसकी। बाकी आदर्श विलयन क्या होता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण जो है वो सभी अनुपातों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये क्या है? ये आदर्श विलयन है। ठीक, अब नोट में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को जनरल जानकारी प्राप्त कर ली कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से जैसे होता है P इज इक्वल टू PA प्लस PB, दो गैसों के गैसीय मिश्रण में कुल दाब दोनों अलग अलग घटक गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो वैसे ही राउल्ट के नियम से भी किसी गैस का जो कुल दाब होता है, किसी द्रव मिश्रण का जो कुल दाब होता है वो बराबर होता है किसके? एक घटक गैस, एक घटक पदार्थ के आंशिक दाब और उसके मोल प्रभाज्य के गुणनफल प्लस दूसरे घटक
के मोल प्रभाज और आंशिक दाब के गुणनफल के योग के। तो ये इन्होंने बताया था। ठीक, फिर इसके बाद में एक चीज़ और देखते हैं, वो है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। अब सिंपल सी बात है कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन कहेगा कहलाएगा। क्यों? यानी कि वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे उनको क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन। अब इनके लिए क्या होगा? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ऐसा होता है। पी बी बराबर क्या होता है, पी नॉट ए बी इंटू एक्स बी। ये होता है कब? जब राउल्ट का नियम का पालन कर रहा है विलयन, तब। लेकिन अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो क्या होगा? तो होगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी कि बराबर नहीं होगा। यानी कि पी बी डज नॉट इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो जब ऐसा होगा, तो ऐसा जब इस प्रकार से होगा तो ये बात नहीं आएगी, यहाँ पे ये बात नहीं आएगी। तो कोई दिक्कत? तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में समझ में आया। चलो अब हम जानते हैं एक स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है। स्थिर क्वाथी विलयन कौन सा? स्थिर क्वाथी विलयन। अब स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है? तो चलो पहले हम एक चीज समझते हैं। देखो, एक है ये तुम्हारा जल और एक है तुम्हारा ये एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। ये दो चीजें हमने ले ली। अब यहाँ पे देखो, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का होता है 373 डिग्री केल्विन। ये बॉइलिंग पॉइंट है जल का। और एथेनॉल कितना होता है? एथेनॉल का होता है 351.5। यानी कि जल को अगर इतने टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो वो उबलने लगेगा, वाष्प में बदलने लगेगा। ऐसे ही एथेनॉल को इतने टेम्परेचर पे जब गर्म करोगे तभी ये वाष्प में बदलेगा। ऐसा होगा कि नहीं? लेकिन एक चीज़ अगर हम ये देखें कि अगर हम जल और एथेनॉल को मिला दें तब इसका क्वथनांक देखें। तो जल और एथेनॉल, अगर हम जल और एथेनॉल का मिश्रण ले लें, कितना? 5%। अगर ये 5% मिश्रण है तो 5 ग्राम ये और 100 ml विलयन, इतना अगर ले लें, 5 ml एथेनॉल ले लें और 100 ml जल ले लें, ऐसा ले लें, तो क्या होगा? ये जो विलयन बनेगा वो 5% विलयन बनेगा। क्या बनेगा? 5% विलयन। ठीक ऐसे ही हम अगर जल और एथेनॉल का 5% के साथ साथ अगर हम एक 95% विलयन ले लें, क्या ले लें? 95% विलयन ले लें, तब क्या होगा? तो अगर हम जल और एथेनॉल का 5% विलयन लें तो इसका क्वथनांक होगा 351 डिग्री केल्विन। अगर 95% लें तो उसका भी क्वथनांक होगा 51 डिग्री केल्विन। समझने वाली बात है। देखो, जल का क्वथनांक कितना होता है? अगर जल को गर्म करो 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर, केल्विन पर, तो वो उबलने लगेगा। एथेनॉल को 351.5 पे गर्म करो तो उबलने लगेगा। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए, किस अनुपात में? 5%, यानी कि जल के साथ एथेनॉल को 5% विलयन बना दिया जाए तो उसका क्वथनांक होता है 351 डिग्री केल्विन।
और अगर यही 95% विलयन बना दिया जाए तो उसका भी क्वथनांक होता है 351 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे देखो ये द्रव मिश्रण, अब देखो ये द्रव मिश्रण एक निश्चित ताप पर उबल रहा है ना, इस पे इसका जबकि अलग है इसका अलग है, फिर भी देखो एक निश्चित ताप पर उबल रहा है ना, एक निश्चित ताप पर उबल रहा है ना। दोनों गर्म करोगे तो ये भी वाष्प बदलेगा, ये भी वाष्प बदलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में इनका जो मिश्रण होगा इसको बोलेंगे स्थिर क्वाथी विलयन। ये जो विलयन बना इसको बोलेंगे स्थिर क्वाथी विलयन। अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, वे दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण, वे दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण, वे दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रवस्थाओं में, जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्थाओं में संघटन समान होता है, संघटन समान होता है, क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। और एक चीज और समान होता है, और एक चीज और लिख सकते हैं, और जो एक ताप पर उबलते हैं, और जो एक ताप पर उबलते हैं क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने समझा है, इसी एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जल व एथेनॉल, जल व एथेनॉल के क्रमशः 5% व 95%, 5% व 95% विलयन का क्वथनांक कितना होता है, 351 डिग्री केल्विन, 351 डिग्री केल्विन हो तो होता, वैसे लिखते हैं, होता है लिखते हैं, होता है, ठीक। जो जल क्या कितना होता है, 373 डिग्री केल्विन, जो जल के 373 डिग्री केल्विन हुआ एथेनॉल कितना है, 351.5 डिग्री केल्विन से कम होता है, मतलब यहाँ पे जल का क्वथनांक दूसरा था, एथेनॉल का क्वथनांक दूसरा था, दोनों को जब मिला दिया गया तो इनका क्वथनांक क्या होगा, इसी जगह पे स्थिर हो गया। तो जब हम 5% विलयन लें और 95% विलयन लें तो दोनों परिस्थितियों में इसका क्वथनांक क्या होगा, 351 डिग्री केल्विन और 351 डिग्री केल्विन। यानी कि ये मिश्रण क्या है, इस ताप पर इसका क्वथनांक स्थिर हो गया, तो स्थिर क्वाथी विलयन बोलेंगे। इस विलयन का और इस विलयन का क्वथनांक क्या है, स्थिर है ना, कितना, 351 डिग्री केल्विन, 351 डिग्री केल्विन। तो इस ताप पर ये जो क्वथनांक है, इसी की वजह से इस विलयन और इस विलयन को हम स्थिर क्वाथी विलयन बोलेंगे। तो जल और एथेनॉल का 5% विलयन और 95% विलयन, ये दोनों स्थिर क्वाथी विलयन है। इनके क्वथनांक क्या है, इनके क्वथनांक एथेनॉल क्वथनांक से देखो थोड़ा सा कम है, ठीक। तो इन दोनों विलयनों के तो क्वथनांक एक जैसे है ना, तो इनको हम बोलेंगे स्थिर क्वाथी विलयन,
ठीक, आया समझ में। अब एक और चीज़ जान लेते हैं, वांट हाफ गुणक। वांट हाफ गुणक या गुणांक, या गुणांक कह सकते हो या गुणक कह सकते हो, जो इच्छा वो कह सकते हो। इसको आई से उसे प्रकट करते हैं। ये होता क्या है, देखो अणुसंख्य गुणधर्म हम लोग जानते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म हमेशा कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे वांट हाफ गुणक होता क्या है कि किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान, चलो पहले लिख लेते हैं, किसी पदार्थ के विलयन, किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान, के प्रेक्षित मान, चलो इसको प्रेक्षित मान को डेल्टा नॉट से प्रकट कर लेते हैं। प्रेक्षित मान और समान सांद्रता के वैद्युत अपघट्ट के, और समान सांद्रता के वैद्युत अपघट्ट, समान सांद्रता के वैद्युत अपघट्ट के लिए अणुसंख्य गुण के लिए अणुसंख्य गुण धर्म, इसको हम डिनोट कर लेते हैं अणुसंख्य गुण धर्म के परिकलित मान, परिकलित मान, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, के अनुपात को वांट हाफ गुणक को, वांट हाफ गुणक कहते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे आई से प्रकट करते हैं, यानी कि आई बराबर डेल्टा नॉट बटे डेल्टा। अब देखो समझ लेते हैं, देखो किसी भी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक, ये तो समझ में आ गया कि प्रेक्षित मान, देखो एक मान वो होता है जो दिया हुआ होता है, और दूसरा मान वो होता है जो हम हल करके निकालते हैं। तो जो हल करके निकालते हैं उसको परिकलित मान, और जो उसका होता है वो प्रेक्षित मान। जैसे एक परमाणु है, जैसे कोई भी परमाणु है, जैसे हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रम, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉनों की संख्या 2, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है 2, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये भी होती है 2। इसका परमाणु भार कितना होता है 4, इसका परमाणु भार 4 होता है। लेकिन अब इसको अगर हल किया जाए तो परमाणु भार 4 नहीं आएगा, परमाणु भार 4 नहीं आएगा, 4 से कुछ कम आएगा। तो 4 जो इसका अगर हल किया जाए, हल करके निकाला जाए, वो परिकलित मान, और जो इसका दिया गया है वो होता है उसका प्रेक्षित मान। भाई जब कोई चीज़, इसका जब किसी परमाणु के नाभिक का निर्माण होता है तो उसका कुछ द्रव्यमान क्षति के रूप में नष्ट हो जाता है। तो जब हम कणों से निकालेंगे तो एग्जैक्ट मान आएगा, लेकिन कुछ नष्ट हो गया ना, वो तो नहीं पता चल पाएगा ना, वो तो नहीं आएगा, उतना कम उतना ज़्यादा आएगा ना ये। तो वही परिकलित मान अलग होता है और प्रेक्षित मान अलग होता है। तो परिकलित मान जो तुम हल करके निकालोगे और प्रेक्षित मान जो उसका दिया हुआ होगा, इन दोनों के अनुपात को ही हम वांट हाफ गुणक कहते हैं, जिसको हम आई से प्रकट करते हैं। तो कोई दिक्कत, तो इतना सब कुछ सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे और न्यूमेरिकल हल करेंगे अगले वीडियो में, ठीक। अच्छा, तो इसमें देखो, इसको लाइक और सब्सक्राइब ये दोनों करना ना भूलें,
ताकि वीडियो जो है वो तुम लोगों के सामने प्रस्तुत हो सके, और दूसरी चीज़ हमें भी अंदाज़ा हो सके कि नहीं हाँ कितने लोग वीडियो देखते हो, ताकि हमारा भी इंटरेस्ट बने वीडियो बनाकर डालने में। हाँ, और जो भी समस्या हो उस समस्या के लिए क्या करोगे, जो भी समस्या हो उस समस्या के लिए मैसेज करोगे और उस समस्या का समाधान तुम्हारा होगा। ठीक है, तो बस चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।